धाकड़ खबर, बेखौफजुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। सवाल जो आज जरूरी हैं मीडिया ने उठाने छोड़ दिए हैं। मीडिया दिखा रहा है कि महाराज खिचड़ी खिला रहे हैं पूरे देश में और तमाम चीजें दिखा रहा है। कहीं पाकिस्तान की लड़ाई दिखा रहा है, कहीं अमेरिका की लड़ाई दिखा रहा है जो वहां पे डोनाल्ड ट्रंप की चल रही है, लेकिन देश में जो कुछ घट रहा है उसके बारे में आपको रूबरू नहीं करा रहा है। सितंबर में कानून बने, अक्टूबर के अंदर सुप्रीम कोर्ट में पिटीशंस दाखिल कर दी गई इन कानूनों को चुनौती देते हुए। सुनवाई नहीं हुई। मामला 9 जनवरी को सामने आया जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम इन कानूनों को लागू करने पर रोक लगा रहे हैं और एक 4 सदस्यीय कमेटी बना दी। इसके बाद बहुत सारे सवालों ने जन्म लिया कि बगैर सुने आखिर सुप्रीम कोर्ट ने कानूनों के लागू करने पर रोक कैसे लगा दी है और क्या वो 4 सदस्यीय ऐसे कमेटी बना सकता है? ये उसके अधिकार क्षेत्र का मामला है। क्या वो विधायिका की तरह काम कर रहा है, न्यायपालिका की तरह काम नहीं कर रहा है? क्या उसको इन कानूनों को सुनना नहीं चाहिए था और उसकी संवैधानिकता पर उसको परखना नहीं चाहिए था? ये सब छोड़ के सुप्रीम कोर्ट ने ये सब क्यों किया? इन्हीं सवालात के आसपास अपनी बातचीत को रखने की कोशिश करेंगे। अक्टूबर में इस मामले को लेकर सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट पहुंचे सुप्रीम कोर्ट के वकील एडवोकेट विजेंद्र कसाना जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं जूम के जरिए। जूम का जिक्र इसलिए पहले कर दे रहा हूं, हो सकता है आवाज में नेटवर्क की वजह से कुछ दिक्कत हो तो थोड़ा ध्यान से सुन लीजिएगा, बर्दाश्त कर लीजिएगा, क्योंकि भोंपू मीडिया तो है नहीं, बड़ा सारा स्टूडियो तो हमारे पास भी उतना सारा जुगाड़ नहीं है कि उनके घर पर कैमरा भेज दें, वहां लगा के रिकॉर्डिंग कर लें। बहुत शुक्रिया सर हमें वक्त देने के लिए। जी जी धन्यवाद जी। आप इस मामले को सबसे पहले लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे सर? हाँ, कोई एक आध आदमी हमसे पहले था, लेकिन हम 5 अक्टूबर को पहुंच गए थे और 12 को वेरिफिकेशन वगैरह होके ये 13 को वेरिफिकेशन हो गया, 13 अक्टूबर को, यानी 13 को प्रॉपर रजिस्टर्ड हो गया। 13 को ही रजिस्टर्ड हुआ और 9 जनवरी तक के बीच क्या इस पे कभी सुनवाई हुई? नहीं, एक दो बार बीच में शायद डेट लगी, लेकिन वो कंप्यूटर जनरेटेड होती है, वो डिलीट होती रही। बहुत तवज्जो नहीं दिया गया, जिस तरह से बहुत लाखों आदमी बैठा था, तो ये केस इस देश की सबसे प्रायोरिटी का केस था जी। लेकिन जो चीज है वो सारे समाज के, पूरे देश के सामने। 9 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को सुना और एक अजीब सा आदेश दिया, वो भी तब जब दिल्ली की सीमा पे किसान बैठे और कहा जा रहा है कि 50 दिन से किसान बैठे हैं, क्योंकि आंदोलन तो सितंबर से शुरू हो गया था। जी बिल्कुल सही बात है। देखिए, 2 चीजें मैं यहां कहूंगा। दल की किसी की भी सरकार हो सकती है। ये जो कानून थे, इनसे पहले भी ये देश चल रहा था, किसान पहले ही बहुत मुश्किल में था, लेकिन ये जो कानून आए हैं, यानी कि ब्रिटिश टाइम में कोई इतना काला कानून भारत के खिलाफ नहीं बनाया गया। और इस पे प्रधानमंत्री कार्यालय नहीं, भाजपा सरकार नहीं, इस देश की पूरी संसद ने अपनी गरिमा और अपनी साख खो दी है, क्योंकि पूरी संसद इसमें दोषी है। इन बिलों में सबसे पहला जो सवाल है, इस मुल्क के फेडरल कैरेक्टर पे आघात पहुंचा है, चोट पहुंची है। जो राज्य सरकार के सब्जेक्ट थे, जिसकी पावर देश की संसद को थी ही नहीं। मैं बार बार ये बोलता हूं, हमने अपनी पिटीशन में भी ये बात लिखी कि ये बिल असंवैधानिक हैं, असंवैधानिक हैं, असंवैधानिक हैं। इन बिल को पास करने की इस देश की संसद को पावर ही नहीं थी। मैं सुप्रीम कोर्ट का एडवोकेट हूं, ये बात बहुत डंके की चोट पे बोल रहा हूं। क्यों पावर नहीं थी, इसका भी हम खुलासा करेंगे। जो कृषि की उपज की जो इसका बेच खरीद जो है, विपणन जिसको बोलते हैं, इसकी जो पावर है वो राज्य का सब्जेक्ट है। जो अमेंडमेंट 3 आया था भारत में, जो 369 शायद आर्टिकल है जिसके तहत ये अमेंडमेंट 3 आया था संविधान का, उसमें ये कहा गया कि साहब हम राज्य को ये पावर देते हैं, लेकिन उसमें एक कंडीशन डाली गई थी कि राज्य की इस पावर को केंद्र तब ले सकता है जब मुल्क में कोई विषम परिस्थिति हो। सारे मुल्क की जनता इस बात को जानती है कि अन्न के भंडार हमारे पास दुनिया में सबसे ज्यादा भरे हुए हैं जी। इस मुल्क के किसान ने इतनी मेहनत और मशक्कत करके, कल हमारे प्रधानमंत्री दूसरे मुल्कों के सामने घुटने टेकते थे, ये इस मुल्क के किसान की ही मेहनत का फल है कि आज हमारे भंडार भरे हुए हैं। कोरोना काल में जहां सारी दुनिया की विषम परिस्थितियां हमारे सामने थी, वहीं पे भारत में अन्न का कोई अभाव नहीं था। और मैं ये बिल्कुल नहीं समझता कि इस मुल्क की संसद को कोई ऐसी हालात यहां रहे होंगे कि ये बिल पास करने पड़े। एक बात तो, पहली बात तो ये होगी, ये फेडरल कैरेक्टर पे बहुत बड़ी चोट है, ये राज्यों के लिए खतरा पैदा हो गया है। मुझे तो ताज्जुब है, इस देश के मुख्यमंत्रियों को इसका विरोध करना चाहिए था जी। दूसरा, मैंने बहुत पहले भी ये बात कही थी कि संसद ने चाहे जो कानून बनाए हों, इस देश की विधानसभाओं को कोई कानून इस भारत का
नहीं रोकता कि वो अपने कानून अपनी विधानसभाओं में ना बना सकें और इसके इतर अपने कानून वो बना लें, कोई उनको रोकेगा नहीं। ठीक है। अब अगला सवाल आता है, ये खाली इस पे फेडरल करेक्टर पे चोट नहीं है, इसको आप देखेंगे कि जो हमारे यहाँ एक व्यवस्था है, कोई भी आदमी आम नागरिक से बात करें कि उसको आप तंग करें, वो छुटते बोलेगा न्यायालय चला जाऊंगा जी। इस कानून में आपने जो सेक्शन 15 है एपीएमसी एक्ट का, उसमें सीधे कहा है कि कोर्ट में नहीं जाएंगे, एसडीएम के यहां आप जाएंगे, यानी कि सरकार के आसपास ही आप घूमते रहेंगे। ठीक है। एक तो इन कानूनों से जो यहाँ की भाजपा सरकार है वो ये कहते हैं कि देशभक्त हैं, वो देशभक्त तो बिल्कुल नहीं है। यदि वो देशभक्त रहे होते तो इस देश का जो देशभक्त किसान है, जो इस देश की 50% आबादी है, मजदूर उनके साथ हैं, करीब करीब जो है 70, 75, 80% आदमी दुखी है जी। और ये कहते हैं कि हम देशभक्त हैं, देशभक्त तो सारा सड़क पे आ गया। उसके बाद सवाल ये आता है कि आप कहीं एसडीएम को पावर देते हैं। एक जो सबसे खतरनाक क्लॉज इसमें थी वो ये कि यदि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में कहीं कोई मतभेद पैदा हो जाए तो उस मतभेद पे आप किसान से रिकवरी, जो हमारा यूपीजेडए का सेक्शन है, यूपी जमींदारा खात्मा का, कि उसको यानी उसके नीति के अनुसार, यानी कि किसान को एक कहावत है कि उसका बैल और ये सब छोड़ के, जुताई का सामान छोड़ के आप उसका सब कुछ ले लेंगे, ये इस कानून में लिखा है। और इसकी मैं परिणति बता दूं, देखिए साहब, इसमें परिणति सीधा सीधा एक बात है, थोड़ा सा मैं इतिहास में जाऊंगा, नेहरू के पहले प्रधानमंत्री के काल से और उनके मंत्रिमंडल से लेके और आज तक इस मुल्क में कुछ नहीं बदला और अब हम बेबस और विवश हो गए। हमें बात बोलनी पड़ेगी कि इस मुल्क में एक नस्ल के गैंग का कब्जा हो गया है, चाहे तो वो जुडिशरी हो, चाहे वो मंत्रिमंडल हो, और आज से नेहरू के वक्त से उनको हमारी चिंता बिल्कुल नहीं है। इस देश के मजदूर की चिंता नहीं, इस देश के किसान की चिंता नहीं, इस देश के स्टूडेंट की चिंता नहीं, किसी की चिंता नहीं है। और इसमें घोटाले घोटाले घोटाले, यानी कि इस मुल्क में क्लर्क के एग्जाम से लेके यूपीएससी तक कोई ईमानदारी नहीं बरती जाती। किसान भी यहाँ दुखी है, मजदूर भी दुखी है, अल्पसंख्यक भी दुखी है, कोई ऐसा तबका इस मुल्क का नहीं है कि जो खुशहाल हो। आप सुप्रीम कोर्ट के एक जिम्मेदार वकील होते हुए पूरी संसदीय प्रणाली पर, पूरी न्यायपालिका पर सवाल खड़े कर रहे हैं। आपके सवालों में कितना दम है, उसके साथ आप तर्क भी दे रहे हैं, लोगों की समझ में बात आ रही होगी, लेकिन इस तरीके से खुलेआम ऐसे सवाल खड़े करना, कहीं ना कहीं आप संवैधानिक संस्थाएं जो हैं उनकी मर्यादा को कम तो नहीं कर रहे लोगों की नजरों में? देखिए साहब, जो सुप्रीम कोर्ट है, हम इसके सामने सर झुकाते हैं। इसमें हमने 8,30,000 की कुर्बानी देके हमको सुप्रीम कोर्ट मिला था कि कल हमारे न्याय होंगे, हमारे लोग हमारे लिए न्याय करेंगे, विदेशी लोग यहाँ से भाग जाएंगे। और मैं तो यहाँ बड़ा अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूं कि मेरी मदर की साइड से 14 लोगों को फांसी हुई और 7 को काला पानी हुआ, तब हमें सुप्रीम कोर्ट मिला। तो हम इसकी मर्यादा के खिलाफ तो कैसे जा सकते हैं, लेकिन कोई जज सरकारी बन जाए तो हमें जबान तो खोलनी पड़ेगी। चलिए, मैं इसलिए बोलता हूं कि ठीक है, कोई जज सरकारी बन जाए तो जबान तो खोलनी पड़ेगी। अब बात करते हैं 9 जनवरी को आए हुए जजमेंट को लेकर। इस जजमेंट से आपको क्या एतराज है? अगर सुप्रीम कोर्ट ने मान लीजिए कानून लागू करने पे स्टे कर दिया है तो इस पे आप लोग क्यों कह रहे हैं कि बगैर सुने स्टे करना ठीक नहीं है? देखिए साहब, 2 चीजें हैं। 40-42 हमारी कमेटियां, वैसे तो देश में 500 से ज्यादा कमेटी हैं, लेकिन जो हमारे जिम्मेदार नेता हैं किसान कम्युनिटी के, उन्होंने 40-42 जो यूनियन है उनको इकट्ठा किया। चाहे उनकी जो सोच समझ रही होगी, वो कमेटियां बार बार मीटिंग करती रही, कृषि मंत्री से मीटिंग करती रही, दूसरे मंत्रियों से मीटिंग करती रही, नतीजा नहीं निकला, तो कमेटियां तो तय थी। और दूसरी बात एक और है, जब कहीं विवाद हो जाए तो उसमें पक्ष और विपक्ष 2 चीजें रखी जाती हैं। जज साहब को बहुत मैं अदब के साथ ये बात बोलता हूं कि पक्ष तो उनका था ही, सरकार भी वही है, जो आपने 4 नुमाइंदे चुने वो भी वही हैं, वो तो एक पक्ष है। दूसरे पक्ष के लोग तो ले लेते, हम कहते हैं 40 नहीं लेते, 4 ही लेते हम में से आप। 4 हमारी तरफ से लेते, 4 उनकी तरफ से लेते, हम बिल्कुल सहमत हैं। और एक बात का उजागर और करूंगा, जो 40 कमेटियां हमारी मीटिंग में बैठती थी, सरकार के 20 नुमाइंदे तो उस वक्त भी बैठते थे जी। हम कब कहते हैं सरकार के नुमाइंदे नहीं थे? सरकार के 20 नुमाइंदे तो उस वक्त भी कृषि मंत्री और दूसरे पीयूष गोयल साहब के साथ बैठते थे। एक चीज यहां और आती है निकल, जो हमारे कृषि मंत्री रहे सोमपाल शास्त्री जी, उनसे बेहतर आदमी इस भारत में कृषि मंत्री कोई हुआ नहीं, बहुत संजीदा इंसान। उन्होंने खुले शब्दों में कहा कि यदि मैं कृषि मंत्री रहा होता, मैं किसान भाइयों के बीच में जाता, अपनी बात रखता, उनकी बात सुनता। ये सरकार घमंड में चूर है, बेअंदाज है, इसको ये पता नहीं है कि लोकतंत्र की जो सत्ता होती है बहुत कमजोर होती है। और जो इस देश के हालात बन रहे हैं, वो एक डरावनी चीज पैदा हो गई है
कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश को भी किसानों ने मानना बंद कर दिया। अब मैं बात बहुत डरते हुए बात कहता हूं, कल यदि किसान ये कह दें बैठ के कि हम सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानते, तब क्या होगा? आप बहुत गंभीर विषय, गंभीर मुद्दा उठा रहे हैं, लेकिन फिर मैं अपने सवाल पे आऊंगा। आप लोग इस बात पे क्यों सवाल खड़ा कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने बगैर सुने हुए इन कानूनों को जाने समझे, इन पे बहस किए बगैर स्टे कर दिया? ये सुप्रीम कोर्ट ने अपने अधिकारों से अलग जाके फैसला दिया है? देखिए साहब, जो इन किसान समितियों के जो अधिवक्ता थे वो लगभग नदारत थे, तो जज साहब बिना बहस के कैसे देंगे? नंबर एक बात। दूसरा सवाल यह है कि हम मान भी लें कि आपने कानून को स्टे नहीं किया, आपने कानून के एग्जीक्यूशन को स्टे किया है। ये बात जब तुषार मेहता साहब बोल रहे थे साहब कानून को स्टे नहीं कर सकते, तो जज साहब ने कहा कानून के स्टे करने में और कानून के क्रियान्वयन में फर्क है। हमने कानून के क्रियान्वयन को रोका है। अब इस कानून के क्रियान्वयन को, अब इसमें दो चीज हम और जोड़ेंगे। हम बहुत गलत दौर से गुजर रहे हैं, ये बहुत भीषण परिस्थिति इस देश के सामने आ गई है। शाहीन बाग का मुद्दा, अयोध्या का मुद्दा, मैं अयोध्या के मुद्दे से शुरू करता हूं बहुत पीछे से। कोई आदमी माननीय न्यायालय में आया कि साहब मैंने फलां के घर पे कब्जा कर लिया, बोला तो इसमें घर बना लीजिए और एक ट्रस्ट भी बना लीजिए। मैं पूछना चाहता हूं, सारे समाज के सामने बात रखता हूं कि ट्रस्ट की मांग किसने की थी? ट्रस्ट बनाने की मांग इस भारत की किसी भी पत्रावली में आप बता दें, किसी फाइल में बता दें कि फलां ने मांग की हो, यानी आप इस तरह के आदेश करेंगे। उसके बाद शाहीन बाग पे सारे देश को पता था। जज साहब बुलाते, भाई बात बताओ दिक्कत क्या है? कोई आदमी इतनी ठंड में, चाहे शाहीन बाग का मुद्दा हो चाहे आज का मुद्दा हो, बिना मतलब के, बिना परेशानी के, बिना बेबसी के नहीं बैठेगा। कितने लोग हमारे मर गए, कितने किसान बेचारे इस ठंड से, इस बेबसी से मौत के गोद में सो गए। तो ये चिंता का विषय नहीं है। इस चिंता के, देखिए मैं कानूनी पहलू आपसे ज्यादा समझना चाहता हूं, इसलिए बार बार आपको मैं रोक रहा हूं और फिर मैं अपनी बात पे आना चाहता हूं। क्या ये बेहतर होता कि सुप्रीम कोर्ट ने चलिए स्टे कर दिया और सुप्रीम कोर्ट एक संवैधानिक बेंच बना देता और इनको सुनना शुरू कर देता? जो उसने वो कमेटी बनाई है वो उसे नहीं करना चाहिए था। कमेटी बनाने का काम तो विधायिका का है, वो विधायिका का काम अब सुप्रीम कोर्ट क्यों कर रहा है? देखिए दो चीजें मैं कहता हूं, माननीय जज साहब ने सरकार से कहा होता भाई अपने नुमाइंदे दे दीजिए। एक बात, सरकार ने अपने नुमाइंदे दिए, सरकार तो अपने नुमाइंदे देगी, लेकिन क्या जज साहब की जिम्मेदारी नहीं बनती कि भाई दूसरी पार्टी के नुमाइंदे कहां हैं? जज के माने वो होता है जो जज न्याय करे, और न्याय होना नहीं चाहिए, न्याय तो दिखना भी चाहिए। इस फैसले में न्याय हुआ तो है, न्याय दिखा नहीं, न्याय दिखना भी चाहिए, न्याय दिख नहीं रहा। दूसरे पक्ष के हमारे नुमाइंदे कहां हैं? ठीक है सर, आप बार बार नुमाइंदों की बात कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं सुप्रीम कोर्ट ने जो एक्ट किया है, शाहीन बाग में भी 2 सदस्यीय कमेटी बना दी, अब किसानों का मामला है यहां 4 सदस्यीय कमेटी बना दी। तो ये सुप्रीम कोर्ट चीजों को सुनता क्यों नहीं है? कमेटियां बना रहा है, वो कोई नेता नगरी थोड़ी है, वो कोई संसद थोड़ी है जो कमेटियां बनाएगा, सरकार थोड़ी है। उसका काम है सुनना, संवैधानिकता को परखना कानूनों की। देखिए साहब, बिल्कुल अदब के साथ बोलता हूं, मैं भी इस सिस्टम का अंग हूं। माननीय सुप्रीम कोर्ट को एक संवैधानिक पीठ बना के और इन बिलों पे पूरी चर्चा करवानी थी। यदि ये सही थे तो इस देश की जनता में ठोक के इन बिलों को पास करवाना था, अपनी मोहर लगानी थी, और यदि भी गलत थे तो गलत फैसला इनके, हमारे किसानों के पक्ष में देना था, लेकिन सुनना चाहिए। अब होता क्या है, अभी बैकवर्ड कम्युनिटी के क्लासिफिकेशन के लिए एक जज साहब को अपॉइंट किया गया, एक कमीशन, 1 मैन जज कमीशन बना। तो मैडम उसमें है दिल्ली हाईकोर्ट की जज, उसको 3 महीने का टाइम दिया। वो टाइम बढ़ते बढ़ते मुझे लगता है 1 साल गुजर गया। वो एक एप्लीकेशन लगाती है, सब और टाइम बढ़ा दिया जाए। कल ये कमेटी 2 साल तक टाइम मांगती रहे, ये जज साहब तो 3 महीने बाद चले जाएंगे। ये यही कमेटियां 2 साल तक टाइम मांगती रहे और किसान अपने घर चले जाएं, तब क्या होगा साहब? और हम एक चीज यहां और कहते हैं, इस मुल्क को ये समझना चाहिए, जो किसान बैठे हैं ये किसान अपने लिए नहीं बैठे हैं। किसान का गेहूं तो 20 में बिकेगा, 20 रुपए किलो में। ठीक है, आते हैं। किसान अपने लिए नहीं बैठा है, किसान पूरे देश के लिए बैठा है, और जब तक वो उगाएगा नहीं तो पूरा देश खाएगा, पूरी दुनिया खाएगी का। लेकिन मैं फिर कोर्ट के अंदर ही आना चाहता हूं। पहली सुनवाई में मुझे लगता है जब दिसंबर या नवंबर में हुई थी, तब जज साहब ने कहा था कि इसमें पी साईनाथ को शामिल कर लेना चाहिए। जब उन्होंने 8 तारीख से पहले वाले मामले में सुनवाई की तो उन्होंने कहा जस्टिस लोढ़ा को शामिल कर लेना चाहिए। लेकिन जब कमेटी बनाई, ना पी साईनाथ को जगह नहीं, ना कोई सुप्रीम कोर्ट के किसी रिटायर्ड पूर्व जस्टिस को इसमें शामिल किया। इसे कैसे देखते हैं आप? देखिए साहब, इसमें बड़ी सीधी सी बात है, बहुत सारे जजेज माननीय भी हमारे इस
मुहिम में साथ हैं, बहुत सारे वकील भी साथ हैं, बहुत सारे पत्रकार भी साथ हैं, समाज के और गणमान्य लोग भी साथ हैं। मुल्क में दो धाराएं बन गई हैं। एक धारा जो आप देख रहे हैं, जो ताकत की, हैकड़ी की, और जिसको कहें बहुत ही हमारा ही बस चलेगा और किसी का नहीं चलता, और एक हम बेबसी के साथ बैठे हुए हैं और हम लोगों को कोई सुन नहीं रहा। हम बहुत उम्मीद के साथ, पहली बात तो ये सरकार का इश्यू था, सरकार और किसान के बीच की बात थी, इनके बीच में बैठ के निपट जानी चाहिए थी। किसान कोई विदेशी नहीं है, किसान भी हम भी भारत के लोग हैं, मिनिस्टर भी हमारे ही हैं, प्रधानमंत्री भी हमारा है, सरकार भी हमारी, संसद भी हमारी, तो मिल बैठ के निपटाना चाहिए था, लेकिन नहीं निपटाया। जब कोई मामला नहीं निपटा तो कोर्ट में आया। कोर्ट में तो जो उम्मीद थी वो उस पर खरा कोर्ट उतरा नहीं। कोर्ट से जो उम्मीद थी, कोर्ट उस पर खरा उतरा नहीं। मैं आपसे टेक्निकली कानूनी बात फिर समझना चाह रहा हूं। सुप्रीम कोर्ट ने शाहीन बाग के मामले में भी 2 सदस्य कमेटी बना दी और किसानों के मामले में 4 सदस्य कमेटी बना दी। सुप्रीम कोर्ट का जो ये एक्ट है, क्या ये न्यायपालिका का एक्ट है या ये विधायिका का एक्ट है? और सुप्रीम कोर्ट धीरे धीरे करके विधायिका के अधिकार अपने पास लेना चाहता है, और क्या आने वाले टाइम में बहस छिड़ जाएगी कि न्यायपालिका आखिर इस देश में विधायिका के अधिकारों पर कैसे हनन कर सकती है? देखिए साहब, न्याय आप करते रहिए, न्याय तो अंग्रेज भी करते थे। दोषी तो भगत सिंह को भी ठहराया था, फांसी दी गई, लेकिन समाज सब समझता है। अयोध्या के केस में, जस्टिस लोया के केस में, शाहीन बाग के केस में, इन किसानों के केस में पब्लिक है, सब जानती है। आज के फैसले कुछ और आए हैं, फैसले कल बदल भी सकते हैं। बहुत सारे ऐसे फैसले आते हैं जो माइनॉरिटी के होते हैं, मेजॉरिटी जीतती है, माइनॉरिटी हारती है, लेकिन कभी कभी ऐसे फैसले इस देश की सुप्रीम कोर्ट में आए हैं कि जो माइनॉरिटी के फैसले थे बाद में वो मेजॉरिटी के फैसले बनते हैं। ये वक्त बदलेगा और चीजें बहुत बदलेंगी, लेकिन हम बस एक ही रिक्वेस्ट करते हैं कि माननीय जज साहब और माननीय सुप्रीम कोर्ट अपनी साख को बनाए रखो। ये हमें बहुत मुश्किल से, बहुत कुर्बानियों के बाद ये व्यवस्था मिली है। इस कुर्बानियों को यदि आप ढाएंगे तो इस मुल्क का बेड़ा गर्क हो जाएगा, अनर्थ हो जाएगा। सब लोग हम सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद करते हैं। सुप्रीम कोर्ट भी जब सरकार की चाल में, कदम ताल से चलने लगेगा, फिर इस देश में अनर्थ होने को भी बचा नहीं पाए। ठीक है, मैं आप ही की बात को आगे बढ़ाते हुए आखिरी सवाल आपसे लेना चाहता हूं। आपको लग रहा है जिस तरीके से 9 जनवरी के बाद सुप्रीम कोर्ट के फैसले को क्रिटिसाइज किया जा रहा है, आलोचना हो रही है चारों तरफ, क्या वो इस मामले को लेकर संज्ञान लेंगे, फिर से कोई सुनवाई करेंगे और उसमें सुधार करेंगे, आपको लगता है? देखिए, इसमें भी 2 चीजें हैं। बहुत छोटा सा केस माननीय सुप्रीम कोर्ट में आया कि फलाने फला के कमरे पे कब्जा कर लिया, किराएदार ने खाली नहीं कर रहा, तो जो ऑर्डर होता है उस ऑर्डर की तामील नहीं होती तो उस पर कंटेप्ट लग जाता है तुरंत। ये एक तरह की कंटेप्ट ही है पूरा जो किसान कर रहे हैं। कोई आदेश है, उसका अनुपालना हम ना करें तो माननीय सुप्रीम कोर्ट के लिए कंटेप्ट है। और जिस बात का हमें डर था, यदि हम संजीदगी और व्यवस्थाएं और कानून के दायरे में नहीं रहेंगे तो फिर सारे किसान कल कंटेप्ट लगाएंगे, तो माननीय सुप्रीम कोर्ट की गरिमा का क्या होगा, हमारी उन कुर्बानियों का क्या होगा जिन कुर्बानियों के बाद हमने सुप्रीम कोर्ट को हासिल किया था। इसमें पीएन भगवती जैसे जज, जस्टिस खन्ना जैसे जज का क्या होगा, जिनके लिए अमेरिका के अखबार ने कभी ये लिखा था, जो वहां का प्रतिष्ठित अखबार था, जिस रोज जस्टिस खन्ना की डेथ हुई, कि आज भारत से, दुनिया से न्याय का झंडा झुक गया। आदमी तो आते हैं जाते हैं, लेकिन कभी कभी जज क्लर्क की हैसियत बन जाते हैं और कभी कभी कोई क्लर्क जज की हैसियत बन जाता है। आदमी के विवेक पे तय करता है। और पद की गरिमा, जैसे देखिए प्रधानमंत्री के पद, भारत का बिना पढ़ा किसान, मैं अपने गांव में देखा करता था होके पे किसानों को, नेहरू, चाहे जो उनके विचारधाराएं हमारी अलग हो सकती हैं, लेकिन उनको पंडित नेहरू बहुत सम्मान के साथ लोग बोलते थे। आज प्रधानमंत्री की इज्जत शायद कोई नाम लेने वाला नहीं है, तो हमें अपनी गरिमाओं को बनाना पड़ेगा। गरिमाएं हमारी तभी बनेंगी जब हम न्याय के साथ चलेंगे। मैं कहता हूं न्याय किसान के खिलाफ ही था, तो न्याय होना चाहिए। किसान यदि गलती कर रहे हैं तो उनके खिलाफ ठोक के आप फैसला करिए, लेकिन सबको न्याय दिखाई देना चाहिए। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही आपने आखिरी लाइन बोली है कि अगर गलत भी कर रहे हैं किसान तो उनके खिलाफ ठोक के कार्रवाई कीजिए, लेकिन इंसाफ, न्याय होता हुआ दिखना चाहिए। और आपने जो बात की कि प्रधानमंत्री की गरिमा की, तो प्रधानमंत्री तो ब्रिटेन में प्रोग्राम करते हैं, प्रसून जोशी उसमें मौजूद होते हैं, और वहाँ वो कहते हैं मेरी सबसे बड़ी खूबी ये है कि मैं रोजाना कई किलो गालियां खाता हूं। तो उनकी तो सत्ता इसी के दम पे बनी हुई है। आप कह रहे हैं लोग उनकी इज्जत करने लग जाएं, उनको अच्छा कहने लग जाएं? देखिए, मैं इसमें लास्ट में एक चीज कहूंगा, भाजपा बनने से इस मुल्क की संसद की गरिमा गई, प्रधानमंत्री के पद की गरिमा गई, बीजेपी के आने से मीडिया की टोटल गरिमा चली गई, और माननीय सुप्रीम कोर्ट में फैसला आने से सुप्रीम कोर्ट की गरिमा पे सवाल लग गए, क्वेश्चन मार्क लग गया। अब इस मुल्क को कोई हमारी प्राकृतिक शक्ति ही बचा सकती है। इस मुल्क में टकराव नहीं होना चाहिए किसी भी कीमत पे।
ना तो किसान को टकराव करना चाहिए, ना सरकार को करना चाहिए। हमें अभी भी वक्त है। भाजपा के लीडर्स को मैं ललकारता हूं कि आप बुद्धिमानी का प्रयोग करिए। मुल्क हमारा है, आपका है। टकराव किसी कीमत पे पैदा नहीं होना चाहिए, इसका रास्ता निकलना चाहिए। और कई बार तो ये भी होता है कि कोर्ट से सारे मुकदमे आप आज फैसला करो, कोर्ट के सारे मुकदमे शाम तक वापस हो जाएंगे, कोई बड़ी चीज नहीं है। लेकिन लीडर्स में कहीं कोई कमी है, मैच्योरिटी की कमी है। और कभी लोकतंत्र में हैकड़ी नहीं चला करती। लोकतंत्र की हैकड़ी 10 मिनट में भी वापस हो जाती है। लोकतंत्र तो मिलजुल के ही चलता है, सबके साथ चलता है, सबके ख्याल रख के चलता है, हैकड़ी से नहीं चलता। बहुत शुक्रिया। आपने जो आखिर में कहा कि हैकड़ी से नहीं चलता है, लेकिन कुछ लोग लोकतंत्र को तानाशाही की तरह चला रहे हैं। फिर आपसे जुड़ेंगे। आपने बहुत बेबाकी से बहुत सारी चीज़ों पे रोशनी डाली और आपने जो चीज़ों को झंझोड़ने की कोशिश की, कहा कि जो हमने किस तरीके से कुर्बानियाँ दे के सुप्रीम कोर्ट हासिल किया था, आज कम से कम उसकी गरिमा को सुप्रीम कोर्ट को बचाए रखना चाहिए। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर हम आपके सामने होंगे हाजिर। फिलहाल अभी हमें दें इजाज़त।